नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बात कश्मीरी पंडितों की, जो शायद कह रहे हैं कि जरा जरा जिंदगी का खतरा खतरा बह रहा, कब तक कितनी जान जाएगी, कश्मीरी पंडित कह रहा। घर लूटा, आबरू लूटी, लूटा कई दफा परिवार है, सूखे आंसू, टूटे सपने, इंसाफ में दशकों का इंतजार है। जन्नत जो सभी के लिए, जहन्नुम क्यों वो उनके लिए बन रही, क्यों चुन चुनकर कौन किसके इशारों पर जान उनकी ले रही। पहले नाम पूछे फिर गोली मारे, घाटी में घुट घुट जीते घुट घुट मरते कश्मीरी भाई हमारे। सवाल यह है कि कितनी जानों के बाद जिंदगी महफूज महसूस करेगी, या फिर जब तक कश्मीर में कश्मीरी पंडित हैं यूं ही जाने जाती रहेंगी। क्या सरकार, क्या सिस्टम, क्या सुरक्षा, सब बेईमानी हो चला है? क्या यूं ही कश्मीरी पंडितों को मौत हर दिन गले लगाती रहेगी? घाटी कब तक यूं ही टारगेट पर रहेगी? कब तक कश्मीरी पंडित टारगेट पर रहेंगे? आज बात इसी मुद्दे पर। कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है। अक्षम्य अपराध है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे। डीसी साहब पहले बात ही नहीं सुनते, उसके बाद बोलते हैं जो बोलना है बोलो और निकलो यहाँ से। इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं या फिर वो तारीखें दिखाते हैं जब हमारे कश्मीरी भाइयों ने कश्मीर के अंदर ही अपनी ही जमीन पर अपनी जानें गंवा दी। आतंकियों की गोली के निशाने वो बने, लेकिन उनका परिवार आज तक नहीं समझ पाए कि उनका कसूर क्या था। क्या कश्मीरी होना उनका कसूर, हिंदू होना उनका कसूर, पंडित होना उनका कसूर, हिंदुस्तानी होना उनका कसूर? आखिर क्यों उनको निशाने पर बनाया गया, क्यों लगातार बनाया जा रहा है? ग्राफिक्स के जरिए जरा आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। 16 अगस्त 2022 शोपियां में कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या की गई। एक की जान चली गई, एक जिंदगी की जंग को लड़ रहा है। 4 अगस्त 2022 पुलवामा में बिहार के प्रवासी मजदूर की हत्या की गई। 2 जून बड़गांव में 17 साल के प्रवासी मजदूर की हत्या की गई। 2 जून को ही राजस्थान के बैंक मैनेजर को आतंकियों ने ढूंढ डाला था। 31 मई कुलगांव में टीचर रजनी बाला की हत्या की गई। 25 मई बड़गांव में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या कर दी गई। 24 मई पुलिसकर्मी की हत्या की गई। हमले में 7 साल की बेटी भी घायल हुई। ये आंकड़े हैं, ये वो तारीखें हैं जो बताती है कि कश्मीर में सब कुछ बेहतर नहीं है। 17 मई बारामूला में 52 साल के कारोबारी की हत्या कर दी गई। 12 मई कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई। 12 मई पुलिसकर्मी रियाज की हत्या कर दी गई। और ये तारीखें बहुत कुछ अपने आप में बयां करती है। ये तारीखें बयां करती है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन से लेकर और आज तक की तारीख में कश्मीरी पंडित एक पल के लिए कश्मीर में सुरक्षित महसूस कर नहीं पाया। उल्टा जो प्रवासी वहां काम करने, मजदूरी करने गए, वो भी वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए। तो सवाल यह है कि जिनके नाम में ही कश्मीरी है वो कश्मीर नहीं तो कहां जाकर रहे? घाटी जहां कश्मीरी पंडितों की सांसें दफन हो रही है, क्या उनको थामा जा सकता है? ऐसा लगता है मानो देश में सरकारों के लिए, नेताओं के लिए सिर्फ सरकार को बनाना और बचाना, बस यही जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। क्या सच में कश्मीरी पंडित जिनके नाम में ही कश्मीर है, उनको कश्मीर में सुरक्षित एहसास करा देना, उनकी जिंदगी को बचा लेना, दशकों में यह एहसास कराना क्या वाकई में संभव नहीं रहा? क्या इसके लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ेगा, या इंतजार करना पड़ेगा कि जो कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में या कश्मीर में है, उनके साथ पूछते चली जाएं, वो भूल ही जाएं कि उनके साथ हुआ क्या है? क्या तब तक
यूं ही जाने जाती रहेंगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी। कर्नल देवानंद जी, शुरुआत आपके साथ। सर, एक होती है सेना जो शहादत देती है और एक है शहीदों के बराबर हमारे कश्मीरी भाई जिनको पता है कि वो वहां गोली के निशाने पर है, लेकिन सरकार की इच्छाओं के मुताबिक अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए और यह बताने के लिए कि कश्मीर में हिंदुस्तान के हर नागरिक सुरक्षित है, हर दिन वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। क्या ये उनका कहना कि हम यहां सुरक्षित नहीं हैं, ये पूरे सिस्टम, पूरी सरकारों का फेलियर नहीं? जाने जा रही है, हर दिन नाम पूछा जा रहा है और फिर गोली मारी जा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं न कहीं ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के अंदर राजनेताओं से लेकर के आखिरी छोर तक वो लोग आते हैं जो इनकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार हैं। बड़ा दुखद है कि ये इनकी हत्याएं इसलिए हो रही हैं कि ये पंडित हैं, कश्मीरी पंडित हैं। धर्म और क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर क्योंकि इनको टारगेटिंग की जा रही है, जैसे आपने अभी आंकड़े दिखाए, इन आंकड़ों के देखने के बाद किसी भी व्यक्ति को मैं मानता हूं कोई तर्क और कुतर्क देने का हक नहीं है कि ये हत्याएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं, और वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि कश्मीर को लेकर के, इन पंडितों को लेकर के वो डराने का माहौल बनाया जा रहा है। और ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया जा रहा कि इनकी आगे इस प्रकार की हत्याएं ना हो और ना किसी प्रकार का डर हो। देखिए, दो चार बातें मैं कुछ, क्योंकि सैनिक होने के नाते से बता सकता हूं। जहां एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा तंत्र है इसका फेलियर है, पर दूसरी ओर ये भी देश के लिए मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि जिस प्रकार से आज ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, ये मैं जब सेना में भर्ती हुआ था उस दौर से लेकर के बता सकता हूं कि टारगेट किलिंग्स पंजाब के अंदर भी हुआ करती थी, ईस्ट के अंदर भी हुआ करती थी, कश्मीर में। पर जो आज होना, मैं इसलिए इसको चिंता का विषय मानता हूं। ये हर व्यक्ति को मंथन करना पड़ेगा। आप ही के चैनल पे एक दिन आपने डिबेट की थी इसको लेकर के, और हमें उस समय भरोसा दिलाया गया था, जो भी तंत्र के लोग आपके यहाँ मौजूद थे, कि आगे से ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कश्मीर से कोई उनके एक राजनीतिक व्यक्ति बड़ी बड़ी मोटी आवाज में कुछ दहाड़ रहे थे। तो मैं बता सकता हूं कि देखिए साहब, ये दहाड़ने का समय नहीं है। और आप दहाड़ रहे थे तो आपके चारों तरफ तो 50-60 वो बंदूकधारी खड़े थे। इस तरह की बातें ना करें, देश को सच्चाई बताएं। और अगर आपके बस में नहीं है इनको कंट्रोल करना, तो मैं मानता हूं मंथन कीजिए, और इसके बाद इस तरह की हत्याएं निर्दोष नागरिकों की, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। सर, गोली और बोली ये बस निकलती है, कितनों को छलनी करती है कोई नहीं जानता, और देश में यही हो रहा है। हमारे साथ जेएनयू की स्कॉलर डॉक्टर नेहा भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर नेहा, आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर कश्मीरी पंडितों का नाम पूछकर उनकी हत्या करना, इसके पीछे एक पूरी साजिश है कि डर पैदा किया जाए कि जो अभी बचे हैं उनको एहसास हो कि नाम भी बता दिया गया तो जान चली जाएगी? डॉक्टर नेहा, जोड़ेंगे आपको, कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो में इशू है, वापस आपको कनेक्ट करेंगे। लेकिन सुरेश गर्ग जी, सर, जो करना था कर लिया, 35 ए हटाना, 370 ए हटाना, सेना लगाना, इंटरनेट बंद करना, जो करना था कर लिया। उसके बावजूद टूटती सांसों को रोक नहीं पा रहे हैं। सर, मैं सुन रहा था कुछ कश्मीरी भाइयों को, कुछ कश्मीरी पंडित भाइयों को, वो कह रहे हैं कि वो अधिकारियों के पास गए, साहब हमें सुरक्षा तो दीजिए। वो कहते हैं जितना बोलना है बोलिए और तुरंत यहां से निकलिए। जब इस व्यवस्था के बीच में लोग रहेंगे तो फिर आतंकी निशाना क्यों ना बनाए? देखिए सोलंकी जी, वास्तव में आज की जो घटना है बड़ी दुखद घटना है, लेकिन क्या है कि आज आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो पस्त हो चुके हैं, आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। आज आप ये देखिए कि
स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को अगर कश्मीर के अंदर झंडारोहण किया जा रहा है और पूरे कश्मीर के अंदर लोग बाग तिरंगा लेके घूम रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस वजह से आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आप देखिए आज घटना हुई है निश्चित रूप से, लेकिन उसका बदला निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उनको आतंकवादियों को खत्म करके उसका बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा। 370 और 35 से हटाने के बाद में जो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है, जो आतंकवादियों पे खलबली मची हुई है, उसका बदला लेने के लिए वो चीज की है। लेकिन फिर भी आज भारतीय सेना और भारत की सरकार बहुत मजबूत स्थिति में है और समय समय पर उनके ऊपर जो भी कंट्रोल करना है वो कंट्रोल कर रही है और निश्चित रूप से उसका आपको आने वाले दिन के अंदर उसका नतीजा निकल जाएगा। आंकड़े दिए आपको, आप कहेंगे सोलंकी जी, मैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारत सरकार और जो भारतीय सेना है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है और आतंकवादियों की कमर तोड़ रही है। अच्छा, आप बात देखिए, आतंकवादियों की कमर तोड़ रही है। जान किसने ली? उस आतंकवादी ने जो पहले से ठान कर बैठा था कि मुझे तो मारना है, या उस सिस्टम ने? मैं कह रहा हूं, या उस सिस्टम ने ली जिसने इनको अलग अलग देश के हिस्सों से लाकर बसाया, उनको छोटा सा रोजगार दिया और कहा कि आप यहां बसिए, और उनको सुरक्षा महसूस नहीं करा पाए, उन्होंने जान ली है। देखिए सोलंकी जी, निश्चित रूप से आज जो घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो पिछले कई सालों से जो आतंक का वहां कश्मीर के अंदर जो आतंक का खेल खेला जा रहा था उसमें बहुत कंट्रोल किया गया है। आज आतंकवादियों को कश्मीर से बाहर निकलने की, पहले आप देखा करो कि वे आतंकवादी कभी दिल्ली के अंदर बम विस्फोट करते थे, कभी जयपुर के अंदर बम विस्फोट करते थे, कभी मुंबई के अंदर बम विस्फोट करते थे, लेकिन आज की हालत है वो कश्मीर से बाहर निकल नहीं पा रहे और उनकी कमर तोड़ दी गई है। गर्ग जी नाम पूछकर करते थे, उनके पास इतना टाइम है, अपना नाम बताइए, कंफर्मेशन दीजिए, मैं यही तो फिर वो गोली मारेंगे। मैं यही बता रहा हूं कि निश्चित रूप से है, लेकिन वहां पे जो सेना है वो सेना उनको ढूंढ निकालेगी और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उसका परिणाम आएगा, उनको मौत के घाट उतारेगी। तो ऑपरेशन ऑल आउट में कईयों को पहुंचा चुकी है जहां पहुंचाना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन अधिकारियों के पास वो गए कि साहब हमें सुरक्षा दीजिए, जिन अधिकारियों को कहा कि साहब इस गांव से हमें बाहर जाना है, हमें सुरक्षा दीजिए, वो कह रहे हैं जो करना है कीजिए, जल्दी बताइए और निकलिए यहां से। सोलंकी जी कैसे महसूस करें वो सुरक्षित? बिल्कुल इस घटना के अंदर निश्चित रूप से वहां पे जो भी गवर्नर साहब है उस पर संज्ञान लेंगे और निश्चित रूप से अगर जिस अधिकारी ने इस तरह की लापरवाही की उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसको ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। कहीं न कहीं अगर जो लापरवाही हो, राजस्थान में जयपुर में बैठकर ऐसी बातें करना बड़ा आसान है सर। जो आज मैं कह रहा हूं इस गमछे को लगाकर आप बिना सुरक्षा के घूम लीजिए, एहसास हो जाएगा कश्मीर में चल क्या रहा है। आज झंडा फहराने की हिम्मत हुई है, नहीं तो लाल चौक के अंदर झंडा फहरा के बता दीजिए, लाल चौक के अंदर झंडा फहरा के बता दीजिए, हिंदुस्तान का झंडा फहराने में दिक्कत आती थी। अरे भैया आपके नेताओं का तो मानसिक असंतुलन हो चुका है, आपके नेता तो मानसिक असंतुलन हो चुके हैं। आपके नेता क्या बोल रहे हैं वो शर्म करो आप। आज बताइए जालोर के अंदर इतनी बच्चियां सर इस मुद्दे को आर तिवारी जी मुद्दे को भटकाइए नहीं सर, बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे साथ कश्मीरी पंडित जिन्होंने उस दर्द को झेला है जिसका रत्ती भर भी हम महसूस नहीं कर सकते। संजय कौल जी हमारे साथ हैं। संजय कौल जी, जिस तरीके से नाम पूछ पूछ कर सर हत्याएं की जा रही हैं, क्या वाकई में आप यहां बैठकर, आप तो जयपुर में बैठे हैं, यहां बैठकर भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जो भाई हमारे बाकी वहां हैं, जो छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, सरकार ने उनको स्थापित कर दिया है, मैं तो विस्थापित ही कहता हूं क्योंकि उनका घर नहीं है उनके पास आज भी, क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे वहां पर? जी, सबसे पहले मैं जो को पैनलिस्ट है मेरे और मेरे जो प्रिय देशवासी हैं उनको भारत की 75वीं इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, और साथ में ही मेरी संवेदनाएं उस फैमिली के साथ जिन्होंने आज एक सदस्य खो दिया और दूसरा उनका भाई आज ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है हॉस्पिटल में। बहुत दुखद है। 30 साल हो गए। 1989 में जब हम को बाहर वहाँ से निकाल दिया गया इस्लामिक जिहाद के कारण, चाहे ये नहीं मानते हैं लेकिन इट वाज अ इस्लामिक जिहाद। बिल्कुल। और 30 साल के बाद में भी आज जबकि 370 हटा दिया गया, 35A को स्क्रैप कर दिया गया, उसके बाद भी जो भी अंडर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में वहाँ कश्मीरी पंडित गए, अपनी जान हथेली पे रखे, ये सोच के कि नहीं हमें अपने वतन, हमने अपनी मातृभूमि में वापस जाना है, वहाँ हमने रहना है,
लेकिन उसके बाद भी शायद आज केंद्र की सरकार उनको सुरक्षा देने में असफल रही। जी सर, केंद्र की सरकार, या मैं इसको थोड़ा सा नैरो पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं, क्या वहां का जो सिस्टम है, जो वहां के अधिकारी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी वहां के आतंकियों से डरते हो कि भाई इनको सुरक्षा दी, कहीं ऐसा ना हो निशाने पर हम आ जाएं? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या वो इनसे डर रहे हैं। हमने देखा है बड़े साहस के साथ में वहाँ की जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी और या अर्धसैनिक बल हैं, वो इनके साथ कैसे लोहा ले रहे हैं जी। ये हम नहीं, इनको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कुछ जो उनके साथ मिले हुए थे, और आज भी हमने देखा अभी हाल फिलहाल में ही जो आतंकवादी सरगना थे जिनके कुछ रिलेटिव्स हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में या उस गवर्नमेंट सिस्टम में थे, उनको भी बर्खास्त किया गया। ये एक अच्छा कदम है और इसको स्वागत करना चाहिए। डॉक्टर नेहा हमारे साथ हैं, जेएनयू की स्कॉलर हैं। डॉक्टर नेहा, क्या कश्मीरी और साथ में पंडित होना यह कश्मीर में सबसे घातक है? जी, मैं कहूंगी कि आज के टाइम पे जब इस सरकार में इतनी ताकत है कि इन्होंने 370 का आर्टिकल हटाया, तो इस सरकार में इतनी ताकत भी है कि ये उन्हीं लोगों को बचाएगी भी। तो मेरा ये मानना नहीं है, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी कि हमें डर के बैठ जाना चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजी है, और ये सिर्फ आतंकवादियों की नहीं है, ये सपोर्टेड है बाय पाकिस्तान जी। और ये अभी से सपोर्टेड नहीं है। ये 1988 में जब जिया गए तो वो ऑपरेशन टोपैक पीछे छोड़ के चले गए, और वो ऑपरेशन टोपैक यही था कि आप मुस्लिम मेजॉरिटी ले आइए कश्मीर में, और जो भी हिंदू, जिन्हें हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, जो कि हिंदू कश्मीरी हैं, उन्हें पूरी तरीके से सफाई कर दीजिए। और ये सरकार है जो कोशिश कर रही है, जिसे लगा कि एक तरीका जो आतंकवाद और इंसर्जेंसी जैसी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें फिर से पॉपुलेशन को मिक्स करना पड़ेगा। हमें मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ जो पहले हिंदू रहती थी उन्हें मिक्स करना पड़ेगा, वो एक सोल्यूशन रहेगा, जिससे मैं भी सहमत हूँ। 14th सेंचुरी से पहले हिंदू ही और बुद्धिस्ट थे जो डोमिनेट करते थे कश्मीर वैली को। ये तो 14th सेंचुरी के बाद में है कि मुस्लिम आए और इन्वेजन हुआ तुर्क का और अरेबिक्स का, कि यहाँ पे मुस्लिम कन्वर्जन हुआ और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी काफी तादाद में हिंदू भी रहते थे और बड़े शांति पूर्वक से रहते थे। ये तो एक दूसरी सरकार की षड्यंत्र कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, शैलो स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, कि उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना मुस्लिम डोमिनेट करा दें और टेररिज्म के थ्रू हिंदुओं को वहां से भगा दिए, जो कि वो सक्सेसफुल भी रहे। ये अब सरकार है जिन्होंने पहले 370 जैसा स्टेप लिया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जो मैं आपकी सारी बातों को एग्री करता हूं, लेकिन जरा उस परिवार के बारे में सोचिए जिस परिवार ने आज अपने एक शख्स को खो दिया है और दूसरा अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। क्या वो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ पाएगा? उसका सब कुछ लुट गया है आज। स्ट्रैटेजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज होता है। हम नहीं चाहते कि हमारे कोई एक सिटीजन या एक जान भी जाए, लेकिन कभी कभार अपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में ये नुकसान हो जाता है। तो हमें बड़े लेवल पे, अगर हम यहाँ पे डिस्कशन के लिए हैं, तो भावुक कम होके अगर हम चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें तो शायद जो इसका डैमेज। आप ये कह रहे हैं कश्मीरी पंडित नहीं है, वो दरअसल जवान है, वो जवान है जो लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आप यही मैं बताना चाह रही हूँ कि आतंकवादी यही चाहते हैं कि हम सभी डर के बैठ जाएं और घबरा जाएं, और जो हिंदू कश्मीरी इतनी हिम्मत कर रहे हैं वापस आने की, वो डर के मारे बैठ जाएगी। उनकी स्ट्रैटेजी, अगर हम डर गए और भावुक हो गए तो फिर पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है और वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम उन्हें हरा सके, वायलेंस को अगर हटा सके, तो हमें सरकार का साथ देना पड़ेगा, और हमें उस फैमिली का भी साथ देना पड़ेगा जिन्होंने अपने नौजवान खोए हैं। वो कोई फौजी से कम नहीं है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान किया है। तो लेकिन नेहा, उनको कोई शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अलग से पैकेज मिलता है। मैं उन परिवारों से मिला हूं जिन्होंने खोए अपने। ऐसा नहीं है कि कोई पूछने जा रहा है, नेता हर दिन उनके दर पर खड़े हों, उनको अलग से कुछ व्यवस्था कर दी गई हो, उनका सब कुछ लूट जाता है। आर तिवारी जी को मैं जोड़ूंगा, लेकिन संजय कौल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो जो कश्मीरी पंडित वहाँ गए हैं वो भी जवानों से कम नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जो वहाँ की सरकार है और जो खासकर जो सरकार आजकल केंद्र वहाँ पे है, जो हम वहाँ पे कश्मीरी पंडित चले गए उनकी सुरक्षा के प्रति वो बिल्कुल इतनी सीरियस नहीं है। अभी आपने देखा मिस्टर बिंद्रू के बाद में हमारे वो एक बट और उसके बाद में अभी एक तीसरा और इसी तरह सीरीज ऑफ किलिंग्स वहाँ पे हो गई, लेकिन कभी उन्होंने वो एक सीरियसनेस नहीं दिखाई जिससे कि वो कश्मीरी उन पंडितों को बचा सके जिन्होंने ये तय किया कि इन मुश्किल हालातों में भी हम जाएंगे, हम डटे रहेंगे। हमारे पास ना कोई हथियार है ना कुछ है, सिक्योरिटी फोर्सेस फिर भी उनका मुकाबला करेगी क्योंकि उनके पास हथियार है, हमारे पास कुछ नहीं है। और जो ये किलिंग हुई कल आज, सर ये विश्वास भी नहीं है कि हमारे घर का कमाने वाला चला गया तो कोई और उसके परिवार को पाल देगा। जी बिल्कुल, ये विश्वास भी नहीं है। आर तिवारी जी, क्या वाकई में इस पूरे मामले पर पॉलिटिक्स को, सियासत को दूर रखकर यह कोशिश नहीं की जा सकती कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहे और इस मुद्दे पर हर कोई एक है? क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है? विजेंद्र, कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आपने अभी कर्नल साहब को सुना और हमारे जो जी कौल साहब है, इनका दर्द तो सुनो। ये सुरेश गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनकर के यहाँ बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या 89 से शुरू हुई है ब्रिजेंद्र जी। जगमोहन वहां के शासक थे, जैसे आज हमने वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर बना रखा है। तिवारी जी, मैं आपको पूरा प्रोग्राम भेज दूंगा सर। मैंने पूरा इतिहास बताया है, विजेंद्र जी मेरी बात को मैंने पूरा इतिहास बताया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों को वहां टारगेट किया गया। जी विजेंद्र जी 2 मिनट मेरे को आप समय दीजिए। अरे वहाँ हजारों कश्मीर पंडित कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। आपकी सरकार ने उनको बंधक बना रखा है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। बंद करो, धारा 35 हटा दी, 370 हटा दी, पूरे राज्य जा चुके हैं, जीरो हो चुके हो पूरे हिंदुस्तान से। जिम्मेदारी आर तिवारी जी, एक मिनट सर। आर तिवारी जी, सर ये बातें तब कहते हुए अच्छे लगते हैं जब 10 साल के शासन काल के दौरान ना आपने लाखों कश्मीरी भाइयों को वापस बसा दिया हो, वहां सुरक्षित महसूस कराया हो। ये बातें तब कहती हुई अच्छी लगती है। साहब मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बात है जो दीन हारते हैं। पाकिस्तान रचित जो भी कुछ आतंकवाद था वो तो आजादी के बाद जिस आतंकी को अभी जिस आतंकी को फांसी की सजा दी गई उसके फोटो किसके साथ थे? आर तिवारी जी, सरकार में भी अगर आर तिवारी जी, मारे जा रहे हैं, आर तिवारी जी, जी आर तिवारी जी, सर जिस आतंकी को फांसी दी गई ना उसके फोटो किस किस के साथ थे ना, ये पुराना प्रोग्राम उठा के देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। लेकिन ठीक है, कर्नल देवानंद जी, सर मुझे सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन क्या है? क्या वहां जो प्लानिंग की जा रही है, सर सुनिए, जो प्लानिंग की जा रही है कि मैक्सिमम कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो चुके हैं उनको वहां बसाया जाए, एक आंकड़ा भी है प्रॉपर, क्या उस पर तेजी से काम करना चाहिए? मुझे विजेंद्र जी आपकी 2 मिनट चाहिए अनइंटरप्टेड। पहली बात तो डॉक्टर नेहा ने कुछ बातें बताई, मैं उनसे सहमत हूं और एक स्कॉलर के नाते जो उन्होंने बातें बताई हैं हमें उस पर मंथन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मेरे दोनों पॉलिटिकल साथी यहां बैठे हैं, कृपया करके मेरी आपसे आज तो गुजारिश है कि ये लीपा पोती, ये छीटा छाटी बंद करो प्लीज। स्टॉप दिस नॉनसेंस। देश बहुत भुगत चुका है आपके इन बातों को। एक कहते 370, एक कहते ये पुरानी बातें। सोल्यूशन दीजिए ना प्लीज। आज के दिन ये सच्चाई है कि कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों की हत्याएं हो रही हैं जो नहीं रोक पाया देश, इसको रोकना पड़ेगा। अब आपने पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए साहब, हमारा देश एक तरफ हम बहुत ताकतवर मानते हैं, सेना अपना कार्य कर रही है, हम सब लोग लगे, पर जिस प्रकार डॉक्टर नेहा ने कहा कि ये वो समय है जब उग्रवादी हो, चाहे चीन हो, चाहे देश के दुश्मन, चाहे भारत के अंदर बैठे हो, चाहे बाहर बैठे हैं, आज हमारा मनोबल, हमारे पंडित भाइयों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। हमें इस मनोबल को टूटने नहीं देना। कैसे? देखिए इस सब की जो वट वृक्ष है ना, जो टेररिज्म का, जो इस प्रकार के उग्रवाद का, वो पाकिस्तान है और चीन है। और इनको इलाज करने के लिए मैं ये मानता हूं जो आजकल जिस प्रकार भारत सरकार या सेना कोई भी काम करे,
आपकी विजेंद्र जी बात से मैं सहमत हूं, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गड़बड़ है, क्योंकि जिस प्रकार के वीडियो सामने आए हैं, नागरिक झूठ नहीं बोलते हैं, उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। और रही बात सुरक्षा की, अगर आज तक हम सुरक्षा नहीं दे पाए तो हमें स्वीकार करने में इसमें क्या गड़बड़ है? क्यों 30 साल, क्यों 40 साल? नेहा जी ने बिल्कुल सही बताया कि ऑपरेशन टोपैक के तहत वो लोग, पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि घाटी को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और मुस्लिम बाहुल्य बना दिया जाए, पर इलाज आज है, पाकिस्तान की कमर तोड़नी पड़ेगी, पीओके लेना पड़ेगा और जितने उग्रवादी के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना पड़ेगा। एक लाइन में मुझे सॉल्यूशन बताइए सर, क्योंकि यह भी सच है कि वहां से सबको निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि फिर हम अपने मकसद में नहीं, उनके मकसद में उनको कामयाब करेंगे, लेकिन वहां जो रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ासकर कश्मीरी पंडित जो वापस चले गए हैं उनकी सुरक्षा को देना, ये केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी है। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि भारत सरकार को अब बिल्कुल आयरन फिस्ट जिसको कहते हैं वैसे काम करना पड़ेगा। जहां भी आपको कहीं दिखेगा, जहां भी संदिग्ध, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे वो सिस्टम में हो, उनको बर्खास्त किया जाए और शूट एंड साइट ऑर्डर दिया जाए जहां भी कई आतंकवादी। हाँ, एक बदलाव जरूर आया है, मैं ये इस चीज को मानना पड़ेगा। आज कल हमने देखा कितनी बड़ी रैली निकली, तिरंगा रैली, चाहे उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स में थे, कश्मीरी, और एक बड़ा जो चेंज आया वो जो रियाज नक्कू था, जो ड्रग टेररिस्ट था, उसके फादर कल तिरंगा झंडा लेके थे। ये भी हमें मानना पड़ेगा दैट देयर इज अ चेंज। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा, आपका भी शुक्रिया। आर तिवारी जी, देवानंद जी और सुरेश गर्ग जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यह दर्द हर बार छलकता है जब हमारा कोई कश्मीरी भाई कश्मीर के अंदर ही आतंक का शिकार होता है। इसको रोकने की जरूरत और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि जब उनको बसाया जा रहा है तो एक भरोसा भी दिया जाए, विश्वास भी दिया जाए और सुरक्षा भी दी जाए कि आप अपने घर में महफूज हैं।